ओके। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? अगला स्ट्रीम में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है करके, एवरीबॉडी। ओके, आर यू गाइस रेडी? एवरीबॉडी प्लीज सेल। ओके, पहले तो मैं लाइव स्ट्रीम में जितने लोग जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो लिंक है इस लेक्चर की आप बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल हमने एकत्वम के चैनल के ऊपर लिया था, आज मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लेक्चर्स लाइव चल रहे हैं। तो ये लिंक पहले कोई अगर पेंडिंग होगा तो उसको शेयर कर दीजिए, सो दैट ही कैन अवेल द लेक्चर राइट नाउ। ठीक है, एकत्वम के चैनल के ऊपर भी लेक्चर आएगा, पर वो ये लेक्चर खत्म होने के बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड। लेट्स गो। आर यू गाइस रेडी? सुनो। ओके, आवाज़ थोड़ी सी आज डाउन रहेगी, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है मुझे, तो चिल्ला नहीं पाऊंगा मैं, तो एडजस्ट कर लीजिए। लेट्स गो, स्टार्ट करें। बोलो सुनो। चिल्ला नहीं पाऊंगा मतलब मस्ती करना है ऐसा नहीं, फिर चिल्ला दूंगा जोर से। लेट्स गो, स्टार्ट करें। बोलो सुनो। एवरीबॉडी हाँ है ना? कल इतने लोग थे, आज अपसेंट लगे। कोई कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ है क्या जीवन में? सीरियस कई की छुट्टी क्या? MTP आज मॉक टेस्ट पेपर आई आएगा, दे रहे हो क्या तुम? लो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइम पास ना करो प्लीज, फोकस प्लीज एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करने वाले। ओके, आर यू गाइस रेडी? ओके, कल हमने ऑफर वाला यूनिट कंप्लीट कर लिया था, बच्चों बोलो हाँ है ना? आज हम जाने वाले हैं नेक्स्ट वाले यूनिट के ऊपर, दैट इज क्या बोले एक बार से एक्सेप्टेंस। ठीक है, लेट्स गो। ओके, एक्सेप्टेंस। जितने देर तक आज आवाज़ चलेगी उतने देर तक लेक्चर चलेगा। आवाज़ बंद, लेक्चर बंद। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहली बात, हाँ काय की गद्दारी? आवाज़ की जाने छोड़। ठीक है, गद्दारी जाने छोड़, क्या ही गाली दूँ तेरे को। लेट्स गो, एक्सेप्टेंस स्टार्ट करते। फोकस करना अच्छे तरीके से, मतलब पहले तो फ्री में पढ़ना है, ऊपर से गद्दारी, बाहर निकल ना लेके यहाँ से। ऐसे ही छपरी लोग होते हैं, कहाँ से उठ के। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं फोकस। डेफिनेशन स्टार्ट कर, जाने छोड़ो यार, डोंट डू यूजलेसनेस, प्लीज गो। एक्सेप्टेंस स्टार्ट करते, फोकस करना अच्छे से। सबसे पहली चीज हम देखने वाले, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय एक्सेप्टेंस, पहले उसको समझते। 2 सबसेक्शन बी के अंदर मेंशन किया गया है कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है। कल हमने ऑफर का मतलब देखा, व्हेन वन पर्सन प्रोमिसेस द अनदर टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ अनदर पर्सन। इज इट? बोलो हाँ है ना? तो आज हम एक्सेप्टेंस के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, फोकस करना। व्हेन वन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल का मतलब कल जो हमने देखा था वो चीज। ठीक है, कि जब किसी पर्सन को प्रपोजल दिया जाता है, मतलब टू डू समथिंग किया जाता है, या एब्सटेन किया जाता है फ्रॉम डूइंग, क्या बोले एक बार से समथिंग, तो ऐसे सिचुएशन में उसको क्या कहा जाता है, बोले एक बार से प्रपोजल। इस चीज के बारे में जब अनदर पर्सन असेंट देता है, क्या देता है, बोले एक बार से असेंट, तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि प्रपोजल क्या हो गया, बोले एक बार से एक्सेप्ट हो गया। इज इट वेरी क्लियर? नाउ इसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, नॉर्मल से एग्जाम्पल है। व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल मेड, फॉर एग्जाम्पल ए ऑफर्स टू सेल द कार टू बी फॉर 2 लाख, हियर प्रपोजल इज मेड। और फिर प्रपोजल के ऊपर बी जब हाँ बोलेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, बोले एक बार उसे एसेंट या एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन को कई बार प्रॉमिस की भी डेफिनेशन बोला जाता है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? नेक्स्ट चीज आगे बढ़ते हैं, फोकस करना अच्छे से। नाउ एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आपको कमेंट करने के लिए आ सकता है। मॉड्यूल में स्टेटमेंट बहुत प्रचलित है और बहुत सारे सालों से बहुत फेमस है। द स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेंस इज एन ऑफ एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर इज व्हाट लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। बोले गन पाउडर की ट्रेन को जब आप आग लगाओगे तो उसके साथ जो हादसा होगा वो ऑफर के साथ हादसा होता है एक्सेप्टेंस देने के बाद। आप देख रहे हो कवि क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है कवि क्या कहना चाहते हैं? बोले जब आप ऐसा समझो, ऑफर बोले गन पाउडर ट्रेन है, आपने उसको एक बार आग लगा दी तो वो वापस नहीं आ सकता। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज लाइक दैट। आपने बारूद को आग लगाने के बाद में जो बारूद का हश्र होता है, वैसा ही ऑफर को एक्सेप्टेंस लगने के बाद ऑफर का हश्र होगा। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? इसका कहने का मतलब क्या है? व्हाट डू दे मीन टू से? प्लीज डू अंडरस्टैंड। जैसे बारूद को आग लगाने के बाद आप बारूद वापस नहीं ले सकते। इट इज डन, डन मीन्स डन।
उसी प्रकार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलने के बाद यू कैन नॉट अगेन सेग्रीगेट इट एज ऑफर और द एक्सेप्टेंस, आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस आने के बाद में ऑफर रिवोकेशन पॉसिबल नहीं, बारूद जल गया, बात खत्म होगी। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? ये सेंटेंस को कृपया याद रखिएगा, नीचे एक्सेप्टेंस हेडिंग डालिए, सेंटेंस लिख के रखिए। इसके ऊपर आपको सवाल आ सकता है, प्लीज कमेंट करके। इसके ऊपर आपको सवाल आ सकता है, प्लीज कमेंट करके कि ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, प्लीज कमेंट, ऐसा वाला, ठीक है? सेंटेंस लिख के रखिएगा। आपको मैं आज गुड़े शॉर्ट नोट्स बना के दे रहा हूं, पहले एक बार डिटेल नोट्स क्लास में बना के दिए थे ना, वो इट्स शॉर्ट नोट्स, बस इतना इतना पढ़ के जाइए, रिवीजन के लिए, डिटेलिंग के लिए नहीं, ठीक है? आपकी आवाज डरावनी आ रही है, थैंक यू सो मच। वो कल स्त्री पार्ट 2 देख के आई, इसलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सुनो, जैसी भी आ रही है एडजस्ट कर लो। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, फोकस करना अच्छे से। अब नीचे उसके हेडिंग, अच्छा ये सेंटेंस लिखा आपने, ये ऐसा का ऐसा आएगा कमेंट करने के लिए बेटा, ऐसा का ऐसा सेम। इज इट वेरी क्लियर? नीचे लिखिएगा नेक्स्ट वाला हेडिंग, लीगल रूल्स, या आप कह सकते हो इसेंशियल्स भी, जैसे हमने ऑफर के इसेंशियल लिखे वैसे लीगल रूल्स और इसेंशियल्स फॉर एक्सेप्टेंस, लीगल रूल्स और इसेंशियल्स फॉर एक्सेप्टेंस। लीगल रूल्स और इसेंशियल्स फॉर, केवल एक बार, एक्सेप्टेंस लिखिएगा नीचे। पॉइंट नंबर 1, एक एक रूल बोलूंगा, हेडिंग लिखिए, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म पे लिख के रखिए, ठीक है? मतलब रिवाइज करने के लिए इजी। पहला लिखना, एक्सेप्टेंस शॉल बी गिवन, acceptance shall be given by the person to whom the offer is made. Acceptance shall be given by the person to whom offer is made. लिखा सबने? बच्चों बोलो हाँ है ना? अब इसके अंदर उन्होंने सेम केस वापस से डिस्कस किया है, कौन सा? बुल्टन वर्सेस जोन्स, कल वाला, याद आया सबको? अब पता नहीं क्यों पर कार्ले वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी भी डिस्कस किया है। क्यों किया होगा? क्योंकि उनका कहना यह है, स्पेशल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली अ पर्सन जिसको आपने ऑफर दिया है, ये सुनो, एंड जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, इसलिए उन्होंने बोला है। इज इट वेरी क्लियर? तो ये दोनों केसेस आप एक्सेप्टेंस के लिए यूज कर सकते हो। आगे सेकंड पॉइंट लिखिएगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सेकंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। Acceptance can be absolute and unqualified. Let's go. Are you guys ready? Yes or no? Okay. तो acceptance आपका absolute और unqualified होना चाहिए. What do you mean by the word absolute, guys? Accurate. कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट। ऐसा नहीं जो ऑफर आया उसके ऊपर आप अल्ट्रेशन करो, ऑफर में अल्ट्रेशन करके अगर आपने एक्सेप्टेंस दिया, दैट इज काउंटर ऑफर। इज इट वेरी क्लियर? तो यहाँ एब्सोल्यूट मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, जो आपको ऑफर हुआ है वो आपने एक्सेप्ट करना है। एंड व्हाट इज अनक्वालिफाइड मतलब कंडीशनलेस, नो कंडीशन शुड बी देयर, क्योंकि अगर आप एक्सेप्टेंस में कंडीशन डालोगे तो ऐसे सिचुएशन में वो भी काउंटर ऑफर हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ये चीज को आपने याद रखना। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। अच्छा, इसके ऊपर केस हुआ था, ठीक है, नियल वर्सेस मेरिट। अब 2 केसेस हुए, नील वर्सेस मेरिट एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाहुलाल, ठीक है। दोनों केसेस बेसिकली मैंने ब्रिज बैच में डिस्कस किए थे, अभी मैं दोनों केसेस मेंशन करूं तो देखो क्या केस है, पढ़ते हैं फिर समझते हैं। M offered to sell his land to N for £280 and replied purporting to accept the offer but enclose a check of £80 only. He promised to pay a balance £200 in a monthly installment. देखो, M ने N को बोला भाई £280 में मेरी लैंड ले ले, मेरी जमीन ले ले। अब 280 पाउंड वगैरह छोड़ो, सिंपल अपन अपने वर्ड में बात करते हैं। एम ने एन को बोला कि 10 लाख में मेरी जमीन ले ले। कितने लाख में जमीन ले ले? 10 लाख में। एन बोलता है ओके ले ली, पर 10 लाख में जमीन ले ले के बदले में ओके ले ली बोलने के बाद ये बंदा भेज रहा है चेक 50,000 का और बोलता है बचे 50,000 जो है वो मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट में ले ले। मुझे बताओ ये एक्सेप्टेंस है या काउंटर ऑफर है? देयर इज अ काउंटर ऑफर, क्योंकि आपने अगर वहीं के वहीं पे चेक दिया रहता 10 लाख का, वहीं के वहीं लैंड बाई गई रहती, बात खत्म हो जाती।
पर आपने क्या किया, उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट किया, विच इज अ काउंटर ऑफर. इज इट वेरी क्लियर? दूसरी बात, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाबूलाल क्या बोला है? द ऑफर टू सेल द हाउस, हिल हिज हाउस टू बी फॉर 30 lakhs एंड बी रिप्लाइड आई कैन पे 24 लाख फॉर इट. अब ए ने बोला 30 लाख में घर खरीद ले, बी बोल रहा है 24 लाख में बेच दे. ऑफर एक्सेप्ट किया है या काउंटर ऑफर हुआ है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कोई भी कंडीशन अटैच की ऑफर को, इट इज नॉट अ ऑफर, इट इज केवल, इट इज नॉट एक्सेप्टेंस, इट इज केवल एक बार काउंटर ऑफर. दोनों केस के नाम लिख के रखे फटाफट, दोनों केस के नाम लिख के रखे वहीं पे उसी रूल में. नील वर्सेस मेरिट. नील वर्सेस मेरिट. और दूसरा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाबूलाल. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाबूलाल लिखा सबने, साथ में एक सेंटेंस लिख के रखे. एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, is a counter offer. Any conditional acceptance is not acceptance, is a counter offer. देख ले सबने, बोलो सर नो. ओके, नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 3 फटाफट लिखिएगा. The acceptance must be communicated. The acceptance must be communicated. Acceptance must be communicated. अब इस केस में आपका केस था, केस एक्सप्लेन करूंगा, रूल भी समझ में आएगा. ब्रॉडजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. एक बार सब जन बोलो क्या बोलना है? ब्रॉडजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. केस क्या हुआ था जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देगा, ठीक है? नाउ ब्रॉडजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. ओके, ब्रॉडजन को मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के साथ में एक ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना था. क्या का कॉन्ट्रैक्ट बोले एक बार? ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट. तो ब्रॉडजन ने ये ट्रांसपोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया और इस कॉन्ट्रैक्ट को भेज दिया मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के मैनेजर को. किसको? मैनेजर को. मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी लिया, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी को साइन किया. क्या किया बोले एक बार? उसे साइन, और वो खुद के ड्रॉवर में रख दिया. कहां रख दिया बोले एक बार? ड्रॉवर. और बाद में ब्रॉडजन को जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ मिला ही नहीं जीवन में, तो ब्रॉडजन ने दूसरे कंपनी के साथ में, अदर कंपनी के साथ में ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया. अदर कंपनी के साथ में ट्रांसपोर्ट का क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट. अब मेट्रोपॉलिटन कंपनी का मैनेजर बाद में बोला, भाई साहब तुम ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है, मेरे पास उसका कॉपी है. ब्रॉडजन बोलता है, मेरे को क्या सपना आएगा कि तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ड्रॉवर, मेरे को सपना आएगा भाई कि तूने इसको एक्सेप्ट किया करके, मेरे पास कॉपी किधर, तूने कम्युनिकेट कहां किया? जोर से बोलो सर नो. तो ऐसे सिचुएशन में क्या इसको वैलिड एक्सेप्टेंस बोला जाएगा? नहीं. द एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड, कंप्लीट होना चाहिए, सामने वाले पर्सन को मिल जाना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? ये चीज को याद रखिएगा. अगर आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया है, वो एक्सेप्टेंस वो एक्सेप्टेंस क्या बोले एक बार? नहीं है. ये चीज को आपने बहुत अच्छे से याद रखिएगा. यहां तक आइडिया क्लियर है? जोर से बोलो यस और नो. एक चीज जो आपने इसमें याद रखनी चाहिए, अब कम्युनिकेशन के भी मोड होते हैं. कम्युनिकेशन ओरल भी होता है, कम्युनिकेशन रिटर्न भी होता है. बोलो हाँ है ना? क्या ओरल कम्युनिकेशन वैलिड माना जाएगा? बोलो हाँ है ना? समझो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के मैनेजर ने साइन करके ड्रॉवर में डाल दिया, फोन कर दिया ब्रॉडजन को कि भाई साहब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो चुका है, मेरे ड्रॉवर में पड़ा है. क्या वैलिड है, इनवैलिड है? अंडरस्टैंड? ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी क्वेश्चनेबल है. ओनली थिंग ऑफ एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड विच कैरीज एनी एविडेंस. जिस एक्सेप्टेंस का एविडेंस है बस वही वैलिड है, अदरवाइज कोई भी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है. इज इट वेरी क्लियर? तो अगर किसी ने आपको पूछा ओरली कम्युनिकेट किया, उसका आंसर हमेशा निगेटिव देना. एग्जाम में अगर पूछा कि ओरली एक्सेप्ट कर दिया, आंसर निगेटिव. एविडेंस है तो वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? जोर से बोलो सर नो. तो लिखिएगा नीचे केस का नाम, ब्रॉडजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. ब्रॉडजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. लिख लिया सबने? यहां देखो गया? बोलो हाँ है ना? एक बार मिला स्ट्रीम के कमेंट्स देख लो जस्ट वन. खुल जा सिम.
फालतू करिए। आगे लाइव स्ट्रीम में कोई दिक्कत है पूछ लीजिएगा, ठीक है, समय मिलते से कमेंट सॉल्व कर दूंगा मैं। ओके, ये होने के बाद में अब हम जा रहे हैं आगे। नेक्स्ट वाला रूल लिखिएगा, रूल पॉइंट नंबर 4 पे। अच्छा, इसके ऊपर एक और केस, एक दो केस और हुए, वो भी मैं डिस्कस कर लूँ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भगवान दास गिरधारी लाल, ठीक है, केस को पढ़ते हैं। वेयर एन ऑफर इज मेड बाय इंटेंडेड ऑफरी विदाउट द नॉलेज ऑफ एन ऑफर हैज बीन मेड टू हिम कैनॉट डीम टू एक्सेप्ट द सेम। अगर ऑफरी ने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर लिया बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के कि उसको ऑफर किया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ये नहीं बोलते कि वह वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। आप लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त देख लो। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में लालमन शुक्ला पहले ही निकल गया था, पहले निकल के बच्चा ढूंढ के ला लिया, तो क्या एक्सेप्टेंस था क्या? ऑब्वियसली नॉट। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा वाला Haworth versus Knight, a mere variation of the language not involving a difference in the substance would not make an acceptance ineffective. अगर आपने लैंग्वेज में सिर्फ फर्क कर दिया, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज में, कंडीशन कोई नहीं डाला, ऑफर को चेंज नहीं किया, सिर्फ लैंग्वेज फर्क किया कर दिया आपने, तो उस केस में ऑफर और एक्सेप्टेंस स्टिल वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये बंदा, फॉर एग्जांपल ये मेरे को बोलता है सर तुम मेरी कार 10 लाख में खरीद लो। मैंने बोला ओके 10 लाख में तेरी कार मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर दिया, एक्टिव को पैसिव वॉइस कर दिया। क्या इससे ऑफर और एक्सेप्टेंस इनवैलिड होगा क्या? नहीं, दिस इज नॉट अ कंडीशनल ऑफर, दिस इज नॉट अ काउंटर ऑफर। इज इट वेरी क्लियर? अब ये फालतू केस है, एक्चुअली देखा जाए तो मेन केस ब्रॉडगेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, उसी को स्टिक रही है। ये अगर आपको याद है तो भी ठीक है, नहीं याद इट्स ओके, ठीक है। केस के नाम लिख के रखिए सिर्फ, भगवान दास गिरधारी लाल और हेवर्थ वर्सेस नाइट। सर आप कुछ ज़्यादा ही मधुरवाणी बोल रहे हो, थैंक यू। जान वालों को छुट्टी हमें भी दे दो, तुम्हारी एग्ज़ाम है 1 महीने पे, 1 महीना भी नहीं, 25 दिन पे छुट्टी। चलो डन एवरीबॉडी, बच्चों बोलो हाँ है ना। ये होने के बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4। रूल 4 लिखिएगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। Acceptance must be in prescribed mode. Acceptance must be in prescribed mode. Okay, अब इसके लिए अब गौर कीजिएगा, मैं तुमको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं। क्या बोलो एक बार? गुरु मंत्र, ठीक है, सबका ध्यान है, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, फोकस, व्हाट आई एम सेइंग प्लीज डू फोकस। टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, किस तरीके से समय का एक्सेप्टेंस, कौन से समय पे एक्सेप्टेंस, कौन से जगह पे एक्सेप्टेंस, कौन से मैनर में एक्सेप्टेंस। और ये सिर्फ एक्सेप्टेंस का नहीं, मैं आपके साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूँ परफॉर्मेंस का टाइम, प्लेस एंड मैनर, डिलीवरी ऑफ गुड्स का भी टाइम, प्लेस, मैनर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिलीवरी ऑफ गुड्स का यूज होगा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस का होगा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट में। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस के मैनर की। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये तीनों को लगता है। एक्चुअली देखा जाए तो जहां कहीं पे भी टाइम, प्लेस और मैनर का डिस्कशन आएगा, जिधर किधर भी, सब जन बोलो काय का डिस्कशन आएगा, टाइम, प्लेस एंड मैनर का, वहां ये रूल लगा देने का, वहां ये रूल क्या करने का? लगा देने का। आंखें बंद करके लगा देने का, तुम्हारा आंसर सही आएगा, ठीक है। मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं, आप समझ जाइए, इस चार्ट के अंदर आपके 8 से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे भाई साहब, अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान देते हो तो, ठीक है। और मैं सबके लिए प्रूव करके रख दूंगा, ठीक है। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस या टाइम ऑफ परफॉर्मेंस या टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, या जो चाहे वो ले लो, टाइम, प्लेस और मैनर है, यही है। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? अगर एग्रीमेंट में लिखा है मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो फर्स्ट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और द एग्रीमेंट, हमेशा पहला प्रेफरेंस एग्रीमेंट को दो। एग्रीमेंट में एक्सेप्टेंस का मैनर लिखा है एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट में एक्सेप्टेंस का मैनर नहीं लिखा एज पर कस्टम। कस्टमरी एक्सेप्टेंस कैसे दिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल होटल में खाना खाते हैं, एक्सेप्टेंस कैसे देते हैं? खाना खा के, अरे बोलो हाँ या ना, खाना खा के एक्सेप्टेंस देते हैं ना, बोलो सुनो, अरे बोलो हाँ या ना। तो ऑब्वियस बात है कस्टमरी जो एक्सेप्टेंस देते हैं वो लेना, एक तो एग्रीमेंट के हिसाब से, नहीं तो कस्टमरी। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तीसरा वाला बिजनेस अवर्स, एज पर क्या बोले एक बार से बिजनेस आवर, कि आपने कौन से समय पे एक्सेप्टेंस देना चाहिए, तो बिजनेस आवर में। अगर कुछ नहीं बोला है, देखो एग्रीमेंट नहीं है, कस्टम नहीं है, बिजनेस आवर्स। अब इसका एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया एक कैटरर वाले से, कैटरर वाला बंदा है, कैटरिंग वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा बर्थडे, और तुम 50-60 लोगों को ही खाना खिलाना चाहते हो दोपहर को, 50-60 लोगों को खाना खिलाना चाहते हो दोपहर को, तुमने कैटरर से एग्रीमेंट किया 50 लोगों का खाना बना के दोपहर को 12 बजे चाहिए। अब यहाँ एग्रीमेंट में लिखा है दोपहर को 12 बजे मेरे को 50 लोगों का खाना चाहिए मेरे घर पे, एग्रीमेंट में लिखा है तो एज पर एग्रीमेंट। वही अगर तुम कैटरर को बोलो कि मेरी पार्टी है और मुझे खाना चाहिए 50 लोगों का, अगर तुमने उसको समय नहीं बोला वो शाम को लेके आएगा, अरे बोलो ना हाँ है ना, वो शाम को लेके आएगा ना,
इज इट वेरी क्लियर? बिकॉज दैट इज अ कस्टम. तो अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो उसने कस्टम क्या फॉलो किया? शाम को खाना लेके आऊंगा. इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना. और समझो खाना खिलाने का एक कस्टम भी नहीं है, तो नॉर्मली होटल कौन से आवर्स में ओपन रहते हैं? बिजनेस आवर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट्स व्हाई पहले एज पर एग्रीमेंट, दूसरा कस्टम, तीसरा बिजनेस आवर्स. ये मैंने अब एक्सेप्टेंस के लिए बोला. अब आप जरा इसको परफॉर्मेंस के लिए सोचिए. परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस ऑफ क्या बोले एक बार? कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्म किस हिसाब से करेंगे? सबसे पहले एज पर एग्रीमेंट. दूसरा एग्रीमेंट नहीं है तो एज पर कस्टम. तीसरा कस्टम भी नहीं है तो बिजनेस है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले सुनो. तीसरा आप ले लीजिए भैया, गुड्स की डिलीवरी. गुड्स की डिलीवरी किस मैनर में होना चाहिए? पहला एज पर एग्रीमेंट. अगर एग्रीमेंट में नहीं बोला है तो एज पर कस्टम, जहां गुड्स डिलीवर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल तुमने शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया कैटरर के साथ. कैटरर को बोला मेरी शादी है, मेरे को खाना डिलीवर कर देना. तुम्हारी शादी का और रिसेप्शन चल रहा है मंगल कार्यालय में, उसने खाना डिलीवर कर दिया तुम्हारे घर पे, चलेगा क्या? नहीं. तो एज पर एग्रीमेंट. दूसरा क्या है बोले एक बार? कस्टम. और वो नहीं है तो बिजनेस आर बिजनेस प्लेस. सो टाइम प्लेस मैनर एंड सब चीजों के लिए जहां टाइम प्लेस डेट मैनर सब आता है, उन सभी केसेस इवन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपने याद रखना सबसे पहला प्रायोरिटी एज पर एग्रीमेंट, दूसरा कस्टम और तीसरा क्या बोले एक बार? बिजनेस आर. बिजनेस आर, बिजनेस प्लेस, बिजनेस टाइम, वॉट एवर इट इज, बिजनेस मैनर. इज इट वेरी क्लियर गाइस? अरे बोलो ना है ना. इससे आपके 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे. आप ऐसा समझ लिए चार्ट में मैं आपको 4 मार्क दे रहा हूं. सिंपल एज दैट. ठीक है, इसमें से सवाल आने के चांसेस 100% है. इज इट वेरी क्लियर? चार्ट चाहिए तो फोटो निकाल के रखिए, 2 मिनट के लिए पढ़ के देखिए. गो फॉर इट फास्ट. जो आपके पास राइट अप है उसको पढ़ लीजिए और चार्ट का फोटो ले लीजिए. Everybody done? एज पर कस्टम मैंने जैसे बोला, जैसे कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट का कस्टम है कि भैया जहां फंक्शन है वहां पे गुड्स डिलीवर होने चाहिए. यस और नो? अरे बोलो हाँ है ना. अगर आप किसी विजय सेल्स या किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से अगर आप फ्रिज खरीदते हो, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से आप फ्रिज खरीदते हो तो क्या फ्रिज क्या आपके हाथ में दे देते? ले जा. ऑब्वियसली नॉट. छोटा है तो ठीक है, पर बड़ा फ्रिज 4 डोर वाला खरीदा तो क्या हाथ में देते कि सब जन इसमें ही बैठ के घर पे जाओ? अरे बोल रहा है ना. तो आपने फ्रिज लिया तो कहाँ डिलीवर करते? घर पे इंस्टॉलेशन करके देते हैं ना. दैट इज अ कस्टम. इज इट वेरी क्लियर? अब वहां तुम्हारे बिल के ऊपर नहीं लिखा रहता कि इट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप, बट स्टिल इट विल बी डिलीवर्ड ना. व्हाई? बिकॉज इट इज अ कस्टम. इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना. एवरीबडी अंडरस्टूड क्लियरली? नेक्स्ट वन. ये चीज होने के बाद हम बढ़ रहे हैं आगे. लास्ट वाला. ओके, नेक्स्ट वाला रूल लिखिए. अच्छा टाइम हो गया. अच्छा ठीक है, ये लिखिए नेक्स्ट वाला रूल लिखना. पॉइंट नंबर 5. The time, place, and manner of acceptance. The time, place, and manner of acceptance. The time, place, and manner of acceptance shall be as per agreement. Shall be as per agreement or custom. Or custom or at the business hour, or at the business hour, business place, business day, or at the business hour, business place, business day. लिख लिया सबने? How you guys, do you guys understand? बच्चों बोलो हाँ है ना. नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट नंबर 6. Mere silence is not acceptance. Mere silence is not acceptance. Mere silence is not acceptance. इसमें एक केस हुआ था, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले. केस का नाम लिख लीजिए, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले. फेल्टहाउस वर्सेस क्या बोले एक बार? बिंडले. लिखा सबने? अब जैसे इसके अंदर केस क्या हुआ था, उनका कार का केस था. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, मैं ये पेन आपको बेचना चाहता हूँ 1 करोड़ में. अगर तुमने मेरे को 5 दिन में रिप्लाई नहीं दिया, मैं मान लूंगा तुमने एक्सेप्ट कर लिया. अरे बोलना है ना. तो तुमने 5 दिन में मेरे को कुछ नहीं बोला, तो क्या सच में 1 करोड़ मान सकता हूं मैं? नहीं.
साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस. इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? पर इस केस में ना मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है. पूछो क्या? साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. बोलो हाँ है ना? इज इट? बोलो यस और नो? पर इसके साथ मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कैविएट एम्प्टोर. कैविएट केवल एक बार एम्प्टोर. कैविएट एम्प्टोर का मतलब क्या है? सब जन बोलो, कैविएट एम्प्टोर का मतलब क्या है? लेट द बायर बी अवेयर. बोलो हाँ है ना? कि बायर को गुड्स चेक करने का मौका मिले तो उसने खुद को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए. बहुत खास चीज है, बहुत अच्छे से सुनना मैं क्या कह रहा हूं. एक केस हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को घोड़ा बेचा, हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, व्हाइट. ठीक है, अपने पास समय नहीं है, नहीं तो मैं घोड़ा ड्रॉ करके दिखाता था आपको. ठीक है. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या बेचा? बोलो एक बार. घोड़ा, सफेद घोड़ा. घोड़ा जो था वो अनसाउंड था. क्या था? अनसाउंड. पर अनसाउंड फुल्ली नहीं था, उसको अनसाउंडनेस के दौरे पड़ते थे. क्या पड़ते थे? दौरे. मतलब टेम्पररी अनसाउंड था, कभी भी अनसाउंड हो सकता था, कभी भी नहीं हो सकता. बाकी टाइम सही रहता था, कुछ समय कुछ हो जाए घटना तो अनसाउंड हो जाता था. अब बी ने ए को बोला घोड़ा अच्छा है क्या? ए वॉज साइलेंट. बी ने ए को पूछा घोड़ा अच्छा है क्या? ए वॉज साइलेंट. ए जस्ट सेड कैविएट एम्प्टोर. ए जस्ट सेड क्या? एक बार कैविएट एम्प्टोर. तो बी ने घोड़ा चला के देखा, इधर उधर दौड़ाया, सब जगह घोड़ा अच्छे से, फुल अच्छे से बिहेव किया घोड़े ने. ठीक है, वो उसका दौरे का समय नहीं था. लेट्स से घोड़ा घुमा के वापस लाया और बी ने घोड़ा खरीद लिया. आफ्टर 4 डेज घोड़े को पहला अटैक पड़ा. खरीदने के बाद 4 दिन बाद बी जब घोड़े को चला रहा था तो थोड़ी देर बाद घोड़ा बी को चलाने लग गया. अरे आई मीन टू से दौरा पड़. अच्छा सोच रहे नालायक भिखारी. सो थोड़ी देर बाद दौरा पड़ेगा घोड़े को. अब मुझे एक बात बताओ, वेदर साइलेंस अमाउंट्स टू स्टेटमेंट. इन दिस केस ए जो शांत रहा, वेदर साइलेंस अमाउंट्स टू स्टेटमेंट. बोलो हाँ है ना? यहां ए ने बोलना चाहिए था ना. क्या यहाँ कैविएट एम्प्टोर वर्क करेगा? जोर से बोले एक बार, सुनो. तो साइलेंस एक ऐसी चीज है ना भाई, भले ही हमने रूल लिखा साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, बट प्लीज डू अंडरस्टैंड साइलेंस फाउंडेशन लेवल पे साइलेंस के साथ कुछ भी हो सकता है ना. सच में तो बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये ना इंस्टीट्यूट बहुत बेकार है. तुम रट के चल जाते हो साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस. ये एक आधा ऐसा केस पेल देते हो कि यहाँ ए साइलेंट है. बी ने जब ए को पूछा चल खरीदू क्या, ए बिकम साइलेंट. तो इट डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस. उसका स्टेटमेंट आना चाहिए था ना. बोलो हाँ है ना? इन दिस केस साइलेंस के बहुत वेरिएशन है, तो हमेशा याद रखना, भले ही रूल हो साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, बट इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट ऑफ द केस कि साइलेंस किस बारे में है. इज इट वेरी क्लियर? सो इस बारे में अवेयर रहिएगा. कैविएट एम्प्टोर का ये एक्सेप्शन है. ये कैविएट एम्प्टोर का क्या है? एक्सेप्शन. साइलेंस एज टू मटेरियल फैक्ट. साइलेंस एज टू क्या बोले एक बार? मटेरियल. क्या बोले एक बार? जो से फैक्ट is fraud. Silence as to material fact is a fraud. Is it very clear guys? जोर से बोलो सर नो. तो साइलेंस काफी ट्रिकी एरिया है. इज इट वेरी क्लियर? इस चीज को याद रखना. ठीक है, याद रखना, वहां लिखना मत, क्योंकि वहां अगर आप ये लिखोगे जो अभी मैंने बोला तो एग्जाम में जाके भी कोट करोगे. आपको इसमें थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से लाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और जिस टाइप का केस है उस टाइप से आंसर देना पड़ेगा. इसलिए लिखना मत, नहीं तो रिवाइज करते करते रट लोगे, भेज दोगे. इज इट वेरी क्लियर? लेट्स गो. नेक्स्ट वन. ये होने के बाद में 6th रूल हो गया बच्चों. बोलो आया ना? नेक्स्ट वन, अगला 7th. द एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन. द एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय कंडक्ट और बाय कम्युनिकेशन. द एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय कंडक्ट और बाय कम्युनिकेशन or implied acceptance or implied acceptance. और implied acceptance. समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो सर नो. मतलब एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं आपने बोल के ही देना चाहिए. बाय कंडक्ट भी एक्सेप्टेंस हो सकता है. होटल में आके खाना खा लिया, कंडक्ट है. आप ट्रांसपोर्ट पीएमटी में चढ़ गए, बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस है. बोलो हाँ है ना? बस आके खड़ी रही, ये ऑफर है, तुम चढ़ गए, ये एक्सेप्टेंस है.
इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो यस और नो। तो ये चीज़ को आपने याद रखना है, इसमें कोई केस नहीं है, इतना बड़ा कोई पॉइंट नहीं है, वो इसको याद रखिए। यहाँ तक आइडिया क्लियर है? नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग यस और नो? चलो लेट्स गो, स्टार्ट करिए, बोलो यस और नो। ओके ओके लेट्स गो। इसके लिए मैंने आपको केस बताया था, कबूतर जा जा जा, ब्रिज बैच में, बोलो है ना? एक बार वापस से ड्रॉ करके दिखाओ, जिनको नहीं पता उनके लिए। कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तरीका एकदम वाहियात है लेकिन बहुत काम का है। आपको इस तरीके से कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस समझेगा ही नहीं कभी, ठीक है? लेट्स गो, आर यू गाइस रेडी? वो गाना पता है, कबूतर जा जा जा? पहले मेंशन करूँ, तरीका वाहियात है पर कारगर है, ठीक है? काम का तरीका है। मार्क्स जिस भी तरीके से मिले, मार्क्स काम के होते हैं। इज इट वेरी क्लियर? सो वो गाना पता है, कबूतर जा जा जा? तुम बीमार हो, मैं बीमार हूं सर, हम मेंटली बीमार है सर। ध्यान दो ना, लग लो, बोलो जोर से। गाना पता है? कौन सा गाना? ये बराबर है बाहर। वो गाने में दो लोग थे, एक था सलमान खान, दिख रहा है सलमान खान, ठीक है? मेरी ड्राइंग अच्छी हो गई अब थोड़ी। दिस इज सलमान खान, इज इट? अरे हाँ, सॉरी माय मिस्टेक। सलमान तो एक ही है। तेरे नाम हमने किया है, हाँ, सो सलमान खान, ठीक है? ये ड्राइंग में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ, फालतू की नहीं, टाइम पास नहीं करना है, पर तुम्हें याद रहे इसलिए, तो फोकस कीजिएगा प्लीज, ठीक है? लेट्स गो। और इधर कौन थी वो? बागेश्वरी। सिंपल है, लड़का ड्रॉ करना है उल्टा ट्रायंगल, लड़की ड्रॉ करनी है सीधा ट्रायंगल, बात खत्म, एकदम सिंपल है। सो सलमान खान और कौन बोले एक बार? बागेश्वरी। अब आपने देखा होगा कि वो गाने के अंदर ना बागेश्वरी कबूतर भेजती है सलमान खान को, अभी मेरे को रिप्लाई नहीं आया है ना, याद रखना तुमने, ब्लू टिक नो रिप्लाई मेरे साथ मत करना, यू वोंट फाइंड एनीवन बेटर, मतलब फोकस करना अच्छे से, ठीक है? तो सलमान खान और क्या बोले एक बाजू से? बागेश्वरी ने भेजा सलमान खान के लिए कबूतर, लेट्स से यहाँ पे भेजा व्हाइट कबूतर। अब मैं कबूतर नहीं ड्रॉ करने वाला, क्या भेजा बोले एक बाजू से? व्हाइट कबूतर। ये कबूतर यहाँ से मैसेज लेके गया, आई लव यू करके, वॉट एवर इट इज, फालतू एग्जाम्पल है पर सिर्फ ध्यान दो। यहाँ से ये मैसेज लेके गया आई लव यू करके, जो भी था कबूतर, ठीक है? इज दिस ऑफर? इज दिस ऑफर? यस। सलमान के पास कबूतर मिला, सलमान को कबूतर मिला, सलमान को अच्छा लगा, हाँ वाह 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 वाह, पका के नहीं सॉरी मास्टिक, सलमान खान ने कबूतर रख लिया बाजू में। फिर सलमान खान ने बाजू का ब्लैक कबूतर पकड़ा और ब्लैक कबूतर को यहाँ से उड़ाया और बोला हाँ। अरे यार तुम ना सच में इतने बेकार लोगों ना, किधर चार लोगों में ले जाने लगे, नहीं हट, नालायक सबके सब। सलमान खान ने ब्लैक कबूतर लिया और भेज दिया बागेश्वरी के पास। सीरियसली किसको भेजा बोले एक बार उसे? कैन आई से दिस इज एक्सेप्टेंस? बच्चों बोलो हाँ है ना? कैन आई से दिस इज क्या बोले एक बार उसे? एक्सेप्टेंस। समझो ऑफर निकला 1 जून 2025 को, सलमान को मिला, कबूतर उड़ता रहा 3 दिन तक के, 3 जून 2025 को। तो मुझे बताओ ऑफर का कम्युनिकेशन कब खत्म हुआ है? सब जन बोलो, डेट्स बोलो, कब खत्म हुआ है? 3 जून 2। सलमान खान ने ब्लैक कबूतर उड़ाया लेट्स से 7 जून 2025 को, 7 जून को सलमान ने ब्लैक कबूतर उड़ाया, बागेश्वरी को वो कबूतर पहुंचा लेट्स से 10 जून 2025 को। समझ में आ रहा है सबको? तो मुझे बताओ एक्सेप्टेंस शुरू कब हुआ है? 7 जून। खत्म कब हुआ है? 10 जून। बोलो हाँ है ना? ये समझ में आया पक्का? ये तो इजी पीसी है, इसमें दिक्कत नहीं। ऑफर कब शुरू हुआ, कब बंद हुआ, एक्सेप्टेंस कब शुरू हुआ, कब बंद हुआ, सबसे इजी। रिवोकेशन, मुझे बताओ ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? कब तक के ये जो व्हाइट कबूतर है पहुंच गया, कब तक ये ऑफर आई लव यू वाला रिवोक हो सकता है? जब तक व्हाइट कबूतर पहुंचता नहीं या जब तक काला कबूतर उड़ता नहीं? जब तक काला कबूतर उड़ता नहीं। 7 जून तक के, 7 जून याद रखना, ऑफर
रिवोकेशन इज पॉसिबल, इसका हाल एक बार पॉसिबल, टिल काला कबूतर उड़ता नहीं, ब्लैक फ्लाई, ब्लैक कबूतर का बोले एक बार उड़ता नहीं, दैट इज का बोले एक बार 7 जून 2025। समझ रहा क्या? तो बोलूंगा कब जीवन में? 7 जून 2000 का बोले एक बार जो से 25। समझ में आया पक्का? मुझे बताओ एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है? एक्सेप्टेंस रिवोकेशन इज पॉसिबल टिल व्हेन? इज पॉसिबल टिल कब तक? वो तब बताओ 10 जून को एक्सेप्टेंस वैलिड हो गया, बोलो हाँ है ना? सो टिल क्या बोले एक बार? ब्लैक कबूतर क्या बोले एक बार जो से रीच, बोलो हाँ है ना? तो डेट क्या आएगा ब्लैक कबूतर का? 10 जून 2025। सिंपल स्टेटमेंट याद रखना दो, ऑफर कैन बी रिवोक जब तक काला कबूतर उड़ता नहीं, और एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक जब तक काला कबूतर पहुंचता है। इज इट वेरी क्लियर? आपने इतना याद रखा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक कंफ्यूजन हो सकता है, पूछो क्या? ये कबूतर ब्लैक कबूतर पहुंचने के पहले सलमान का मूड भटक गया, उसका मूड कभी भी भटकता है, ठीक है, हो सकता है फार्म हाउस पे, एनीवेज। सो इसलिए सलमान खान ने रिवोकेशन के लिए बागेश्री को ईगल भेजा। क्या भेजा? ईगल। आए वो जान जो छात्र उम्र के क्या फर्क है, एग्जाम है 15 दिन पे। सो क्या भेजा? ईगल। जोर से बोलो क्या भेजा, बोलो एक बार। ईगल। और ईगल भी 10 तारीख को पहुंचा। अब ईगल और कबूतर साथ साथ पहुंचे, तो क्या रिवोकेशन वैलिड? ये ईगल रिवोकेशन का भी ईगल था, ये ईगल का था, बोलो एक बार रिवोकेशन। तो क्या वैलिड है, रिवोकेशन वैलिड या एक्सेप्टेंस वैलिड? जो बागेश्वरी ने पहले खोला, चिट्ठी, चिट्ठी, कबूतर ईगल नहीं, जो बागेश्वरी ने पहले खोला, कौन सा चिट्ठी बागेश्वरी ने खोला वो वैलिड। बागेश्वरी ने अगर रिवोकेशन का ईगल का चिट्ठी खोला वैलिड, अगर उसने एक्सेप्टेंस का चिट्ठी खोला वो वैलिड, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस, इट शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस। सबको समझ में आया? तो यहाँ पे आखिरी क्लैरिफिकेशन, बोथ रिवोकेशन एंड एक्सेप्टेंस reaches together, then the one seen first is valid, then the one seen first is valid। इसके ऊपर मैक्सिमम सवाल आते हैं, दोनों एक साथ पहुंचने पे बहुत सारे सवाल आते हैं। अरे मेरा आवाज चेंज हो गया क्या? लिख लो इसको, किसी को चाहिए फोटो खींच लो, या एटलीस्ट 3 स्टेटमेंट लिख के रखो। ये 3 स्टेटमेंट को लिख के रखो, लिखो, बाद में याद आएगा नहीं आएगा पता नहीं, और एक बार में सुन लो, भला चिल्ला नहीं सकता मैं। लाइव स्ट्रीम में कोई दिक्कत है प्लीज पूछ लो। आपने जो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस लिया था सर, वो सफिशिएंट है क्या? उसमें 100 ही सवाल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सॉल्व करो, पूरा क्वेश्चन बैंक हो सके तो सॉल्व करो, बेस्ट है। 80 मार्क का पेपर देखा हुआ है, एक बार पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो तो। चरडन गाइस, उसमें तो हमने निगोशिएबल के क्वेश्चन तो सीए इंटर के भी दी के रखे हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट के भी क्वेश्चन सीए इंटर के दे के रखे, करो उसको सॉल्व, चलने दो। लाइव स्ट्रीम में कोई दिक्कत है क्या? समझा क्या? एटलीस्ट कमेंट करके बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लाइव चैट शुरू है बंदे। चलो डन है एवरीबॉडी, बच्चों बोलो हाँ है ना? ओके, यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भी हो गया, रिवोकेशन भी हो गया, सबको समझ में आया पक्का? जोर से बोले यस और नो बच्चों। ओके नेक्स्ट वन, ये हो गया पक्का? आ जाइए अब। अब इसके अंदर ना इन्होंने ना 2-3 चीज़ें बोली है, ठीक है, पर उसका कोई सेंस नहीं है, मतलब वो हमने देख ली ऑलरेडी इसलिए लिखवा नहीं रहा। इन्होंने बोला कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कैसे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे, बाय एक्ट, बाय कंडक्ट, ओमिशन, ये सब बोला है। एक केस यहाँ पे काम का है, नीचे आप लिखेगा, हेडिंग दिया है क्या आपने कम्युनिकेशन का? हेडिंग दिया है, पहले हेडिंग दो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, और फिर लिखो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस।
उसके अंदर लिखना पॉइंट नंबर 1, लिखिएगा, in the case of Central Bank of Yavatmal, in the case of Central Bank of Yavatmal versus Venkatesh, it was decided that any omission of communication regarding acceptance, any omission of communication regarding acceptance does not make agreement valid. Regarding acceptance does not make agreement valid. Does not make agreement valid. It does not matter whether acceptor gives a mental assent or not. It does not matter whether acceptor gives mental assent or not. लिख लिया सबने? acceptor gives mental assent or not. Mentally वो assent दे ना दे, हमें क्या लेना देना? Is it yes or no? Point number 2. In the case of Entos versus Miles for East Corporation, in case of Mentos versus Miles of East Corporation, Entos versus Miles of East Corporation, it was decided when offer is made, it was decided when offer is made by telephone, fax, email, etc. Offer is made by telephone, fax, email, etc. The contract will be only complete. The contract will only be complete when acceptance is received. When acceptance is received. फुल स्टॉप लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना? ओके, उसके आगे कंटिन्यू करना उसी पॉइंट में. द ड्रॉप ऑफ लाइन और डिस्टर्बेंस इन नेटवर्क, the drop of line or disturbance in network does not validate the contract. Does not validate the contract. लिखा सबने? जोर से बोलो. सभी केसेस काम के हैं, मैं जानबूझ के लिखवा के रहा हूं. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? नीचे अगला पॉइंट लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, communication of special condition. Communication of special condition. Communication of special condition shall be made at the time of the contract. Full stop. Which means condition given on the notice board,
कंडीशन गिवन ऑन नोटिस बोर्ड और प्रिंटेड टिकट, और प्रिंटेड टिकट are valid conditions for passenger, are valid conditions for passenger even if he read it or not, are valid condition for passenger even if he read it or not। अब ये केस हुआ था, मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था। इसके आपको पता है, इसके पहले ये केस के अगेंस्ट केस था। पहले इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, ओल्ड मॉड्यूल में एक केस था, हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन। अरे बोलो हाँ है ना। उसके अंदर ऐसा था कि जो पैसेंजर था उसके लगेज के लिए कंडीशन था कि अगर कंपनी लगेज खो जाता है, कंपनी की तरफ से लगेज खो जाता है, तो जो टिकट था, ट्रैवल टिकट, उसके पीछे साइड, ये देखो सिंपल था। मैं आपको क्या कह रहा हूँ सुनिएगा प्लीज। मैं पहले ओल्ड केस बोल रहा हूँ तो आपको नया केस समझेगा। हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन ओल्ड मॉड्यूल में केस था, ओल्ड सिलेबस में, ठीक है। हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन में क्या था, उसमें बोला था एक टिकट है, इस टिकट के ऊपर, अब नॉर्मली टिकट के ऊपर क्या रहता है कि भाई फ्रॉम टू, कहाँ जा रहे हो, डेट, फेयर एक्सेट्रा रहता है। इस टिकट के पीछे एट द बैक ऑफ द टिकट ये लिखा था कि पैसेंजर खुद के सामान के लिए जिम्मेदार है, और अगर कंपनी से अगर ये सामान लॉस्ट हो जाता है तो कंपनी उसको सिर्फ ₹1000 देगा। डजेंट मैटर कितना सामान लॉस्ट हुआ, कंपनी से उसको 1000 रुपये देगा। अब ये कंडीशन टिकट के बैक पे था। तो पहले हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन ये केस कहता था कि अगर कोई कंडीशन टिकट के बैक पे है तो फ्रंट पे आपने पीटीओ लिखना चाहिए कि प्लीज टर्न ऑफ, और अगर आपने फ्रंट पे पीटीओ नहीं लिखा है तो बैक का कंडीशन पैसेंजर को अप्लाई ही नहीं होगा। ये पहले केस था ओल्ड मॉड्यूल में। अब हम जो केस पढ़ रहे हैं दैट इज कौन सा, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइन। ये इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है। ये नया केस है, सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन को खारिज करते हुए। ये क्या कहता है नया जजमेंट, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। ये क्या कह रहा है, इसके अपोजिट है। ये केस कहता है, बोले कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, टिकट खरीदते वक्त, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त मतलब क्या लेते वक्त, बोले बाजू से टिकट लेते वक्त, भले ही वो कंडीशन बिलबोर्ड पे लिखा हो, भले ही वो कंडीशन कहीं डिस्प्ले में रखा हो, भले ही वो कंडीशन टिकट के बैक पे हो, टिकट पे काहे के हो, बोले एक बार उसे बैक पे हो, किधर भी लिखा हो, अगर वो एक्सेसिबल है, अगर ये कंडीशन क्या है, बोले एक बार हाँ नॉन एक्सेसिबल है, नॉन एक्सेसिबल है तो सवाल ही नहीं, पर अगर ये कंडीशन एक्सेसिबल है तो ये कंडीशन पैसेंजर को अप्लीकेबल है, भले ही उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, या भले ये टिकट के आगे पीटीओ नॉन पीटीओ लिखा हो ना लिखा हो, पर ये अगर एक्सेसिबल है मतलब पैसेंजर उसको किधर ना किधर से चेक कर सकता है, तो उसको ये कंडीशन अप्लीकेबल है। आप देखो दोनों केस में कितना डिफरेंस है। इधर बोला है कि बोले प्लीज टर्न ऑफ के लिए भी लिखना पड़ेगा, इधर बोला है कि सिर्फ एक्सेसिबल रखना चाहिए। फिर पैसेंजर का चॉइस है उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। इज इट वेरी क्लियर? इसलिए आपने देखना, आप जब वेबसाइट्स के ऊपर जाते हो, प्रोडक्ट परचेस करते हो, वहां पे आई एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट का टर्म आता है, आई एक्सेप्ट। तुम क्लिक करते हो, आगे बढ़ जाते हो, वहां पूरे टर्म्स नहीं लिखे रहते, वहां हाइपरलिंक दिया रहता है। तो अगर वहां ये थोड़ी लिखा रहता है क्लिक ऑन दिस हाइपरलिंक वगैरह एक्सेट्रा, वहां आई एक्सेप्ट आ जाता है और हाइपरलिंक दिया रहता है, बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वहां पे लेके जाना है, वो सिर्फ एक्सेसिबल होना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो सुनो, मैंने क्या लिखा है बोलो। हाँ, तो वहां पे आपने वो लिखा टिकट वाला, बोलो हाँ है ना। उसके नीचे केस का नाम लिख के रखो, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस, केस का नाम लिख के रखना। हाँ वो भी बोलूंगा मैं, उसी के ऊपर जा रहा हूं। नेक्स्ट वाला केस देखिए, व्हेन लॉन्डरर गिव्स अ कस्टम। अच्छा, कंडीशन अब बोले हैं, लेट्स से कंडीशन अगर एक्सेसिबल है। अब इसमें भी देखो, हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन का एक्सेप्शन है, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। इसका एक्सेप्शन क्या है, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइन का एक्सेप्शन, लिली व्हाइट। क्या है एक्सेप्शन, बोले कंडीशन भले ही एक्सेसिबल हो, पर कंडीशन को दो पार्ट में डिवाइड करो, रीजनेबल एंड दूसरा कौन सा, अनरीजनेबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर कंडीशन एक्सेसिबल है और रीजनेबल है तो वैलिड है,
पर अगर एक्सेसिबल है और अनरीजनेबल है तो वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम जा रहे हो भाई साहब एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट से, फॉर एग्जाम्पल तुम कुरियर कर रहे हो तुम फेडेक्स से, ब्लू डार्ट से, खतरनाक कंपनी है ये, कुरियर सर्विसेज में सबसे अच्छा नाम है, तुम इनसे गोल्ड वोल्ड भी कुरियर कर सकते हो, सोने की ईंट खरीदो और इससे कुरियर करो, सेफ पहुंच जाएगी। अब समझो तुमने फेडेक्स से कुरियर कर दिया और वहां पे उन्होंने कुरियर रिसीट के ऊपर लिखा था कि तुम्हारा कुरियर गुम गया तो हम तुमको 10 रुपए ही देंगे। कितना रुपए देंगे? 10 रुपए। तुमने सोने का 30 लाख का ईंट लिया, 30 का भी तो 70-80 लाख का आता है, 1 किलो का ईंट लिया सोने का या गहने लिए, जो भी तुमने उसको कुरियर किया तुम्हारे सिस्टर को रक्षाबंधन के लिए, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा अगर गोल्ड नेकलेस गुम गया तो क्या 10 रुपए मिलेंगे? ये कंडीशन अनरीजनेबल है, भले ही एक्सेसिबल है पर कंडीशन क्या है? अनरीजनेबल। इसलिए ये अप्लीकेबल होगी क्या? नहीं। आपको पूरे के पूरे कंपेंसेशन अच्छे से 10 जो भी है 70-80 लाख का देना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? भले ही एक्सेसिबल हो पर रीजनेबल भी चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोलो हाँ है ना। ये चीज़ को याद रखना चाहिए, तो इसका फोटो खींच के रखो। अच्छा, ये केस का नाम क्या था? लिली व्हाइट वर्सेस मनुस्वामी। ये केस का नाम क्या था? रीजनेबल वाले, लिली व्हाइट वर्सेस मनुस्वामी। इज इट वेरी क्लियर? इसका चाहिए फोटो खींच के रखो, एक बार रीड कर लो। गला हाथ में आ जाएगा मेरे। चलो नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखना। इवन दो कंडीशन इज एक्सेसिबल, नेक्स्ट पॉइंट, इवन दो कंडीशंस आर एक्सेसिबल but unreasonable, even though conditions are accessible but unreasonable, will be void, will be void. Even though conditions are accessible but are unreasonable, even though unreasonable are void. फुल स्टॉप लिख लिया सबने? आइडिया क्लियर है बच्चों? जोर से बोलो हाँ है ना। उसके बाद में रिवोकेशन के ऊपर अपना डिस्कशन हो चुका है कि रिवोकेशन कब हो सकता है, बोलो हाँ है ना। ओके, मोड्स ऑफ रिवोकेशन भी इन्होंने डिक्लेयर किए हैं यहाँ नीचे, मेरे को एक बार देखने दो प्लीज, कुछ बचा क्या? हाँ, नीचे लिखो मोड्स ऑफ रिवोकेशन। लाइव स्ट्रीम में समझ में आया क्या? कमेंट करके बोलिए प्लीज गाइस। लाइव स्ट्रीम में समझा क्या? प्लीज कमेंट। मोड्स ऑफ रिवोकेशन हेडिंग डालना। कितने तरीकों से रिवोकेशन हो सकता है? इसको स्टार मार्क करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट नंबर 1 लिखना, रिवोकेशन कैन बी डन बाय गिविंग नोटिस। पॉइंट नंबर 1, रिवोकेशन कैन बी डन बाय गिविंग नोटिस। Revocation can be done by giving notice. Point number 2, revocation can be by lapse of time. Revocation can be by lapse of time. इसके लिए केस हुआ था राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफियोरे। केस का नाम लिखो बोर्ड पे, काम का केस है, राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफियोरे। क्या केस हुआ था? एनीवन? व्हाट वाज द केस? समझो, तुमने टाटा मोटर्स के शेयर के लिए आज अप्लाई किया, टाटा मोटर ने 1 महीने में कोई रिप्लाई नहीं दिया, तुमने पैसा दे दिया, शेयर के लिए अप्लाई किया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। 6 महीने बाद टाटा मोटर बोलता है ये लो शेयर, लोगे? नहीं, तो यहाँ ऑफर रिवोक हो गया। क्यों? क्योंकि लैप्स ऑफ टाइम हो गया। तो वही हुआ था राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफियोरे में। मॉन्टेफियोरे ने शेयर के लिए अप्लाई किया और राम्सगेट विक्टोरिया होटल के शेयर तो दिए नहीं 1 महीने में, 6 महीने बाद आए, लो बोले शेयर। मॉन्टेफियोरे बोला अब काय को लूं, लैप्स ऑफ टाइम हो गया। राम्सगेट विक्टोरिया होटल ने केस कर दिया, नहीं लेनी ही पड़ते, तो जरूरत है लेने की नहीं। तीसरा वाला, थर्ड, रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन
required for performance of contract. Required for performance of contract. Performance of contract लिखा सबने. Next, revocation by death or insanity. Revocation by death or insanity. मतलब ऑफर या एक्सेप्टर दोनों में से कोई मर गया या डेथ हो गया तो क्या हो जाएगा? रिवोकेशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट पॉइंट, रिवोकेशन. रिवोकेशन बाय एक्सेप्टेंस. रिवोकेशन बाय एक्सेप्टेंस. लिखो, रिवोकेशन बाय एक्सेप्टेंस इन अनयूजुअल मोड. In unusual modes, then those are prescribed. अजीबोगरीब तरीके से एक्सेप्टेंस दे रहे हो, रिवोक हो जाएगा. ठीक है. लास्ट, रिवोकेशन बाय सुपरवीनिंग इलेगेटली. रिवोकेशन बाय, वो मत लिखो, रिवोकेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऐसा लिखो. रिवोकेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. कोर्ट ने बाद में डिक्लेयर कर दिया, जैसे महाराष्ट्र में गुटखा अलाउड था. बोलो हाँ है ना? पहले था ना? पहले मतलब अभी भी अलाउड ही चल रहा है. महाराष्ट्र में गुटखा अलाउड था. समझो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया. बोलना, संकेत ने गुटखे का कॉन्ट्रैक्ट किया पीयूष के साथ कि 1 टन का गुटखा चाहिए. बोल जुबा केसरी. अरे बोलो. अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया गुटखा खाना बैन है, सिर्फ थूक सकते हो. इज इट वेरी क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? रिवोक. इज इट वेरी क्लियर गाइस? बोलो हाँ है ना? समझा क्या? ये सुनो, यहाँ आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों यूनिट पूरे तरीके से होता है. इज इट वेरी क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आता है कंसिडरेशन. आज मेरे को माफ़ करो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी वाट लग चुकी है. कहीं ऐसा ना हो जाए आगे पढ़ाते पढ़ाते कल का लेक्चर को छुट्टी हो जाए. सो प्लीज़ लेट मी रेस्ट. थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. बोलो जोर से, बोलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू. ओम नमः शिवाय.